सेट 23 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। अपने आंसर्स को जरा चेक कर लीजिए। वीडियो को अगर पॉज आदि करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ताकि आपका आंसर्स मैच हो जाए। एक आदमी ने अपने गोट को, वो आदमी अपना गोट ले गया बाहर चराने के लिए। गोट बिगेन टू ईट सम रेड बेरीज ऑफ द बुश। तो तुम्हारा आर तो पहले आना ही है, ये कैंसिल। उसके बाद जरा ध्यान दो कि यहां पे लगा हुआ है, इसने देखा कि दे बिगेन टू बिहेव इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे। खाने के बाद ना, तो आर के बाद तो क्यू ही आएगा, तो तुम्हारा आंसर बी जाएगा। कहानी था, आसान है, बहुत आसान लगा। दे विजिटेड द जू लास्ट वीक, वाज विजिटेड, हैड जाना नहीं है। द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। अब ये भी एक निगेटिव एडवर्ब है, ये भी निगेटिव है। दो निगेटिव एडवर्ब्स एक साथ, हार्डली मींस ऑलमोस्ट नॉट। तो अगर बोल लिख सकते हो तो लिखना होगा द साइंटिस्ट कुड नॉट कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, या द साइंटिस्ट कुड कंप्लीट हार्डली ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। सो दोनों में से कोई एक रहेगा आपका। नेक्स्ट, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, अपनी स्वेच्छा से कोई काम को करना, तो दैट इज वॉलंटरली ना, वॉलंटरली। विलफुली का मतलब अपनी इच्छा से, फ्री विल का मतलब वो नहीं। तुम्हारा दोनों ऑलमोस्ट, विलफुली मैंने स्वेच्छा से ये काम किया, मतलब इच्छा थी मेरे को कि ये मैं करूं, और यहां पे किसी का दबाव नहीं है। ये इंथुजियास्टिकली, विलफुली मीन्स इंथुजियास्टिकली, पूरे उत्साह से, और ये किसी के कहने पे नहीं, खुद से, स्वयं से। ऑब्लाइजिंगली, किसी को आभार, किसी पे उपकार करने के लिए हमने ऑब्लाइजिंगली मैं काम करता हूं, और कंपल्सरली, दैट इज मतलब कंपल्सरी है इसीलिए। नेक्स्ट, सरकाजम ही है। सरकाजम, सरकास्टिक जो बोलते हैं, व्यंग है, हम मजाक उड़ाते हैं। ह्यूमिलिएशन, एक एल नहीं होगा यहां पे। रिटेलिएट का स्पेलिंग रिटेलिएट, और बुके, बुके का स्पेलिंग ऐसे। सो ह्यूमिलिएशन अपमान, बुके गुलदस्ता। अब इस सेंटेंस में देखो, देखो आपके पास तीन, एक प्रीपोजिशन, एक डिटरमाइनर, एक अगेन प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पे दो क्वेश्चन है। पहला वाले क्वेश्चन में आप कंफ्यूज रहे होंगे कि कौन सा ले जाए। द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इन द 18th सेंचुरी वाज वन ऑफ एक्सट्रीम डिसयूनिटी। 18वीं शताब्दी का पॉलिटिकल कंडीशन एकदम डिसयूनिटी था, यूनिटी आपस में नहीं थी। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, एक्चुअली यहां पे जो वर्ड, अगर वेन भी डालोगे तो अगर वेन डालते तो क्या होता, वेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड। चूंकि वेन कंजंक्शन है, कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन है तो पूरा सेंटेंस से ये होता है, तो वेन जाएगा नहीं। इन तुमको जाना नहीं है। विद इन किसी रेंज को बताने के लिए, ध्यान रखना ऑन का एक यूज, ऑन का अपना आप यूज जानते हो, पर वाला एक यूज आज से जोड़ लेना, आफ्टर होता है, क्योंकि आपको भी लगा होगा कि आफ्टर होता ज्यादा सुटेबल होता। ऑन द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मतलब आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, नो डैश इंडियन पावर इमर्ज्ड। अब देखो तो, नो वन तुम डालेंगे नहीं, नो वन के बाद इंडियन पावर नहीं जाएगा। जरा सोचिए, नो अनदर पावर या अदर पावर, आपने क्या डाला है,
अनदर के पहले नो नहीं लगता, नो अनदर नहीं। सो नो अदर पावर, और कोई दूसरा पावर नहीं आया कि जो उसका स्थान ले सके। निश होता है, इसको निश पढ़ते हैं। किसी भी जगह पे एक ऊंचा मकाम प्राप्त करने को ना, मकाम को हम लोग निश बोलते हैं। प्लस गांव आदि में एक ऐसा मिट्टी के दीवार में पहले बनता था, अभी भी मैं देखता हूं पुराने जगहों पे, एक वो ताका टाइप का बना दिया था जहां पे हम लोग लोग घर के लोग दिया हुआ रखते थे, उसको भी निश कहा जाता है। a hollowed place in the wall at a height to keep an object, तो उसको भी हम लोग निश बोलते थे। कोई उसका स्थान लेने के लिए नहीं आया। इन स्ट्रेंथ एंड प्रेस्टीज एंड टू यूनाइट द डैश, जरा सोचिए तो, यूनाइट द टेरिटरी, पुराने 18वीं शताब्दी की बात थी, कोई टेरिटरी नहीं, यूनाइटेड द लैंड ना। जरा सोचिए तो कि लैंड के अलावे और क्या डालोगे? रीजन, कौन सा रीजन भाई? स्टेट अभी तो बना ही नहीं था, तो स्टेट बनाने तो टेरिटरी नहीं होगा, सो लैंड जाएगा। एंड राइज टू द पोजीशन, राइज के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो लगता है टू। मराठाज हु रोज टू द पोजीशन ऑफ प्रीएमिनेंस, फिर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे वो मराठा लोग पहुंचे। सो राइज के साथ टू, ऑन का ऑन इज इक्वल टू आफ्टर, एक यूज में, ये ध्यान रखिएगा। रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन का मतलब होता है अप्रूवल। किसी भी संधि आदि को अप्रूव जो किया जाता है उसको रेटिफाई करना बोलते हैं, तो उसका डिसअप्रूवल हो जाएगा। डिनायल तो खंडन होता है ना, बात का, आरोप का, अफवाह के खंडन को हम लोग डिनायल बोलते हैं। हिज पेरेंट्स आर डैश टू हिज प्लान, किसी के विचार को आप अपोज करो, आप विरोध करोगे तो दैट इज अपोज टू। हिज पेरेंट्स आर रेसिस्टेड, हिज पेरेंट्स हैव रेसिस्टेड, आर नहीं। हिज पेरेंट्स आर कॉन्ट्ररी टू, देखो किसी के बात का विरोध करने के लिए कोई चीज ऑपोजिट सिचुएशन में है, दो चीजें एक दूसरे के अपोजिट में है, तो वो कॉन्ट्ररी टू इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। लेकिन पेरेंट्स अगर किसी के आइडियाज को का विरोध कर रहे हैं तो वो तुम्हारे पास अपोज जाएगा। कंट्रास्ट तो अलग अलग स्थिति है, तो कंट्रास्ट, कॉन्ट्ररी टू हिज ओपिनियन, उसके ओपिनियन के विपरीत, आई डिड हिज वर्क, आई डिड दिस वर्क, सो अपोज टू। इन हार्नेस, जब वो नौकरी में था, जब वो काम में था, तो उसको हम लोग बोलते हैं जब वो काम में था, व्हेन ही वाज इन हार्नेस, इन ऑफिस, इन वर्क। नेक्स्ट, रोहित आस्क्ड अंकित, आस्क लगा हुआ है, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव है, तो व्हाई और दैट दोनों होगा नहीं, और ना ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आएगा, सो दैट कैंसिल, व्हाई ही वाज सही है। यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब बाहर नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, सो तुम्हारा आंसर सी जाएगा। He said, babies drink milk. He advised, बेबीज तो उनको एड्रेस करके बोला ना, तो आप जरा सोचो कि 15 नंबर में यही ना, उसने बेबीज को कहा कि अपने मिल्क पियो। डिलीगेट, डिलीगेट का दो मीनिंग होता है। एज ए नाउन मतलब बहुत क्लियर है, प्रतिनिधि, हमारे तरफ से एक डिलीगेट जाएगा, एक प्रतिनिधि जाएगा। और डिलीगेट एज ए वर्ब मतलब होता है हैंड ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को कोई जिम्मेवारी अपने से नीचे वाले को
अपने से नीचे पद पे काम करने वाले को कोई जिम्मेवारी सौंपना, दैट इज डिलीगेट। एज ए वर्ब, एज ए नाउन रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। नेक्स्ट, एनिमोसिटी। अपोजिट दिया हुआ है तो एनिमोसिटी का उल्टा लव ही हो सकता है, क्योंकि एनिमोसिटी दुश्मनी बोलते हैं। दुश्मनी, दुश्मनी का उल्टा। नेक्स्ट, हम लोग ड्राइव कर रहे थे माउंटेन, जब हम लोगों ने फायर देखा, हम रुके हुए थे एक जगह पे जहां पे एक व्यू अच्छा आता, अचानक हमें दिखाई पड़ा, क्योंकि यहां पे पी के बाद तो एस, पी के बाद अगर एस डालना है तो यहां नहीं है, यहां नहीं है। अब तुम्हारा वन के बाद, पी के बाद अगर एस जाएगा तो अब वन के बाद तो तुम्हारा क्यू ही आएगा ना, क्योंकि पी सीधे फोन कराओगे, वी हैड स्टॉप्ड, पहले रुके कहीं पे वहां के अच्छे व्यू को देखने के लिए। सो क्यू तुम्हारा वन के बाद आना है। सुडोकू, अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारे पास नो एरर है। तुम लोगों ने आज तक जितना क्वेश्चन बनाया था उसमें नो एरर नहीं था, अब इसमें नो एरर है। अब आश्चर्यजनक चीज ये होता है कि अगर नो एरर भी है ना, तो आपको पता नहीं एरर कैसे मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि आप कुछ सेट नियम कानून के बेस पे काम करते हो, और अगर वो नहीं मिलेगा तो गेस भी अपना मार लेते हो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि पार्सिंग तुम्हारा सीखना बहुत जरूरी है। पार्सिंग सीखो, वो जरूरी है, क्योंकि अगर नॉट ओनली हार्डली निगेटिव होता है तो नॉट नहीं लगेगा, ये सब तो हो जाता है, लेकिन जब जब स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे यहां पे भी क्या आया था, जरा देखिए तो, सुडोकू वॉज डिजाइंड, सुडोकू को डिजाइन किया गया। भर पैसिव इसलिए क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसने डिजाइन नहीं किया था, वो ऑब्जेक्ट है। ये एडवर्ब आ गया। इन द 1970s पूरे दशक में डिजाइन हुआ था उसका, एक एक खास साल नहीं। बाई और पैसिव लगा हुआ है तो तुम्हारा भर के बाद बाई लगेगा ही। अ रिटायर्ड आर्किटेक्ट एंड फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर। अब ये एक ही आदमी के बारे में बात कर रहा है, एक आर्किटेक्ट जो रिटायर हो गया था और वो फ्रीलांस पजल बनाने वाला था। तो एक ही आर्टिकल से काम चलेगा ना, अगर दो अलग अलग रहते तब ना दो आर्टिकल लगाते। अब आप जरा सोचो कि अगर आपने नो एरर के जगह पे कुछ और दिया है तो वो कितना ग्रामेटिकल लॉजिक था और कितना गेस बेस्ड लॉजिक था। सोचिए, आप मैथ में गेस नहीं करते, इंग्लिश में क्यों गेस करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द लाइन बिटवीन वर्क एंड लाइफ इज सो डैश। काम और लाइफ के बीच का जो लाइन है वो इतना ऐसा है कि फॉर मिलेनियल्स मीन्स यंग जनरेशन, द आइडिया ऑफ अ वर्क लाइफ बैलेंस हैज नेवर बीन एन एस्पिरेशन लेट अलोन अ रियलिटी। कि वर्क और लाइफ के बीच में जो बैलेंस की जो का आइडिया है वो कभी रियलिटी बना ही नहीं है। तो दोनों के बीच की रेखा इतनी धुंधली है, यही ना, रेखा जो ठीक से दिखे नहीं, दैट इज ब्लर्ड। क्लाउडी एटमोस्फेयर हो सकता है, दूर की दृष्टि, मतलब दूर का चीज जो नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्लियर क्लियर नहीं है, तो वो क्लाउडी है वातावरण। स्टीमी धुंध भरा हुआ है, एम्बिगुअस डाउटफुल है अर्थ। लाइन धुंधला है तो लाइन इज ब्लर्ड। स्टिल समन्स थंडर, किसी ने कोई काम किया, उसने बहुत अच्छी उपलब्धि ली और हम उसका क्रेडिट अपने सर पे ले लेते हैं कि हमने ये किया है। ठीक है, अब इसको देखो 22 को। इन ऑर्डर फॉर एन एरिया टू बी कंसिडर्ड डेजर्ट इट मस्ट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। वहां लिटिल रेनफॉल होनी चाहिए, बहुत कम। एकदम सीधा सीधा एस आएगा क्योंकि पी में लिखा हुआ है
अंटार्कटिका हैज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। अभी तो लिटिल रेनफॉल की बात कर रहा है ना, तो तुम्हारा पी तो आएगा नहीं। इसमें देखो बहुत क्लियर क्या लिखा हुआ है, मोर स्पेसिफिकली अगर हम लोग लिटिल की बात करें तो इट मस्ट रिसीव एन लेस देन 10 इंचेज ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल। 10 इंच से कम वहां बारिश होनी चाहिए। अब उसके बाद दिस इज इविडेंट इन द लो प्रेसिपिटेशन स्टैटिस्टिक्स ऑफ अंटार्कटिका। अगर हम अंटार्कटिका के बारिश के स्टैटिस्टिक्स को देखें तो दिस इज इविडेंट, आर में लिखा हुआ है, और पी में लिखा हुआ है अंटार्कटिका हैज। तो अभी जब बारिश की बात चल रही है तो अभी टेम्परेचर की बात क्यों ला रहे हो भाई? तो वन के बाद तुम्हारे एस के बाद तो आर ही आएगा ना। अभी जब बारिश हो रही है कि इतना बारिश होना चाहिए, अंटार्कटिका के स्टडी से बताता है कि इतना ही इतनी ही बारिश वहां भी होती है। इट इज टाइम, अगर लगता है तो इसका वर्स बनता है इट इज टाइम प्लस फॉर और ऑब्जेक्ट एक साथ, टेक टी, टी वहां पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर टी, और उसके बाद टू भी वन का पैसिव बना के टू बी भी थ्री फॉर द टी टू बी टेकन। है कि नहीं? वो यहां है। बैक आउट ऑफ, अपने बात से मुकर जाना। बैकआउट करना मतलब अपने बात से मुकर जाना। एंड लास्ट, रॉन्गली स्पेल्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड में आप जरा देख लीजिए, VOYAGE, वॉयज, समुद्री यात्रा। कैबेज, कॉलेज, वोल्टेज, करेक्ट। एक दो क्वेश्चन बड़े अच्छे नेचर के थे, और जब आप लोग ये बताते हो ना कि आपका कितना सही हुआ है, कौन सा क्वेश्चन अच्छा था, तो वो सुन के अच्छा लगता है कि अगर मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं तो आप भी इंटरेस्ट ले रहे हो। सो कीप लेटिंग मी नो। थैंक यू।